फाइनेंशियल फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंस रखता है? जैसे आपकी रेंटल इनकम आ रही है, आपके म्यूचुअल फंड से आपको कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, आपके शेयर से आपको पैसा आ रहा है, आपने कोई बिजनेस लगा दिया उससे आपको इनकम आ रही है, जहाँ पे आपको अब काम नहीं करना पड़ा, आपने जो सेटअप करा उससे आपको ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसको हम स्किप कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपने जो 10,000 रुपये या 1,000 रुपये लगाया, आज से अब जब 10 साल बाद निकालोगे उस पर आपको रिटर्न आ रहा होगा, वो 10,000, 15,000, 20,000 बच चुका होगा। तो मैम जैसे अभी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है क्रिप्टो या ट्रेडिंग साइट, 99% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस में होते हैं, सिर्फ 1% जो होता है वो प्रॉफिट करता है। आपके एक्सपीरियंस में कौन सी जो एक कॉमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिससे लोग ज़्यादा जूझ रहे हैं? लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आज यही है, पैसा बचता नहीं है। एसआईपी के लिए ऑप्ट करना बेटर ऑप्शन है या फिर 2,000 रुपये की एसआईपी करनी है, मैंने 2,000 का एसआईपी का रिक्वेस्ट दिया। अब हर महीने 2,000 रुपये मेरे अकाउंट से डेबिट होके ऑटोमेटिकली जिस भी स्कीम में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है कि हर महीने वो जाएगा। अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, पैसा सेव करना है, तो उसके लिए नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है या फिर डिसिप्लिन? मैंने जैसे बोला इन्फ्लेशन, अगर आपने 1,000 रुपये भी 10 साल के लिए अंदर छोड़ दिए, आज से 10 साल बाद 1,000 रुपये की क्या वैल्यू होगी? आज जो आप 1,000 रुपये में सामान खरीद सकते हो, आप 10 साल बाद वो 1,000 रुपये में आएगा ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी टॉक्स में और मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। आज का हमारा पॉडकास्ट उस टॉपिक पे होगा जिस पे सब लोग बात करते हैं, हर किसी को चाहिए भी, लेकिन उसका असली मतलब, असली पहचान नहीं पता। पैसा। पैसा कमाना तो सब जानते हैं, लेकिन बचाना हर कोई नहीं जानता। तो इसी पॉडकास्ट पे, इसी बात पे आज बात करने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिका जी, जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, लोगों को मदद करती हैं कि कैसे पैसा बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और बहुत सारी चीज़ें। आज हम उनसे जानेंगे और इसी के साथ शुरू करते हैं। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका क्रेजी टॉक्स में। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि हमारा पॉडकास्ट आज मतलब हम फाइनेंस पे बात कर रहे हैं, पैसा कमाना हर कोई जानता है, लेकिन हम सबसे पहले ये बात जानेंगे कि कोई भी टॉपिक के बारे में जानने से पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए आई गेस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, अगर आप सिंपल शब्दों में हमारे ऑडियंस को बताना चाहें तो? देखिए, अगर बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, देखिए मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब बेसिक ऑर्गेनाइज करना। आप घर में भी चीज़ें मैनेज करते हैं, हर जगह अपनी जगह, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। कहीं पे भी किसी चीज़ का मैनेजमेंट ना, तो प्रॉपरली उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब होता है हमारे फाइनेंसेस, हमारे पैसे को अच्छे से मैनेज करना। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में जो बेसिक थिंकिंग है, हमारे पास जो सैलरी आती है, जो पैसा आता है, वो हम कर देते हैं खर्च, और उसके बाद हम जो बच जाता है उसको सोचते हैं कि कर देते हैं सेव। बट आइडली जो हम लोग बोलते हैं एज फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, या जो एक रूल होता है वो ये होता है, पहले आपका जो भी गोल है, हम गोल के अभी आगे डिस्कस करते हैं, जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग आप सेव कीजिए, और फिर जो उसमें से बच जाएगा वो आप स्पेंड करिए। पर हम लोग उल्टा करते हैं इस चीज़ को, पहले स्पेंड कर लेते हैं और फिर जो हमारे पास पेनी, जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसे हम सेव कर लेते हैं। अब गोल्स हमारी लाइफ के क्या होते हैं? गोल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अचीव करना, कुछ भी। जब हम उसमें कोई अमाउंट या फिर कोई टाइमलाइन जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है फाइनेंशियल गोल। जैसे कि मुझे एक कार खरीदनी है, ये मेरा गोल है जी। बट ये मुझे कार खरीदनी है आज से 3 साल बाद, अब ये मेरा बन गया फाइनेंशियल गोल। अब अगर मुझे कार खरीदनी है 3 साल बाद, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। पैसा कैसे जुड़ेगा? पहले तो हमें देखनी पड़ेगी कि कार की कीमत क्या है। आज शायद जो कार मुझे 3 लाख में मिल रही है, वो 3 साल बाद 3 लाख की तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है एक बहुत बड़ी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर। आज जो चीज़ हमें 10 रुपये में अवेलेबल है, वो अगले साल 11 में, उससे अगले साल 12 में। बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन की वजह से पहली बात तो हमारी जो है कार की प्राइस बढ़ जाएगी। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आज से 3 साल बाद कार की क्या प्राइस है। लेट्स से कार की प्राइस हो गई 4 लाख रुपए 3 साल बाद। अब मुझे वो 4 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं 3 साल में, ताकि मैं कार परचेज़ करूं। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल गोल। अब इसी तरह से हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं लाइफ में, जैसे कि बच्चों की शादी करना, बच्चों की एजुकेशन, अपनी शादी करना, वेकेशन पे जाना। बट हम लोग इसे गोल नहीं कंसिडर करते, ये तो हमारे इवेंट्स होते ही जाते हैं, मतलब अब ऐसे ही हो ही रहा है, चल ही रहा है। बट अगेन अगर हम इसे प्रॉपरली मैनेज करें तो हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल।
और मैम इसी के साथ जैसे अभी मैंने आपसे बात करी इंट्रो में भी मैंने कहा कि पैसा कमाना तो हर कोई जानता है, लाइक अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो कमाने का तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना सेव करना और इस फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर ना इंसान फंस ही रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें मैनेजमेंट पता ही नहीं है ना। हम देखिए, मैनेजमेंट हमें इसलिए भी नहीं पता है क्योंकि हमें लगता है हम सब चीज़ें अपने आप कर सकते हैं। हम बीमार होते हैं, हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के डॉक्टर, पास। हाँ। खुद दवाई नहीं खाते। हमारे घर में कुछ ख़राब हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। कुछ पानी का ख़राब हो जाए तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं। बट फाइनेंसेस क्या होते हैं ना, हम सोचते हैं हम खुद ही कर लेंगे। खुद कर सकते हैं तब जब हमें उस चीज़ की नॉलेज हो। उस चीज़ के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप बेटर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, जो आपकी पूरी लाइफस्टाइल देख के, आपका अर्निंग पैटर्न देख के आपको सजेस्ट करेगा कि आप किस तरह से सेव करते हैं। ओके। ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारा, अगर देखा जाए जो हमारे ट्रेडिशंस चलते हैं, आपके मम्मी पापा भी या मेरे मम्मी पापा भी और उससे पहले या आज भी, वो एक चीज़ बड़ा प्रेफर करते हैं सेविंग के लिए, जो है वो है एफडी। क्या कराना है? एफडी करा लो। पोस्ट ऑफिस में एफडी करा लो, बैंक में एफडी करा लो। बट आप एक बात सोचिए, एफडी जो हमें रिटर्न देता है वो मैक्स टू मैक्स 7% आफ्टर टैक्सेस। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, जो सीनियर सिटीजन्स को भी मिलता होगा। आफ्टर टैक्सेस आपको 7% ही मिलता है। बट आज का अगर हम जो महंगाई दर की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें तो वही हमारा 6 से 7% है। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपने गोल्स कैसे अचीव करेंगे जब इन्फ्लेशन ही आप बीट नहीं कर पा रहे अपने रिटर्न से, जो आपको एफडी से आ रहा है। तो एफडी डेफिनेटली गारंटीड प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको सेफ पैसा मिलेगा। बट आपको ये आपका उसमें पक्का नहीं है कि आप अपने गोल्स उसमें अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अब जो है बहुत ऑप्शंस इंट्रोड्यूस होंगे। ऑप्शंस पहले भी थे बट पहले अवेयरनेस उतना नहीं था, बिल्कुल, है ना। तो अभी बहुत ऑप्शंस है। एफडी बोला जाता है कि ठीक है गारंटीड रिटर्न दे रहा है, बट आपके गोल्स को उतना, आपके रिटर्न्स नहीं आएंगे तो आपके गोल्स भी नहीं अचीव होंगे। तो हमें देख सकते हैं कि हमारे पास और कौन से ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर बात करें कि हमें सेव करने से पहले अपने फाइनेंसेस ठीक से मैनेज करना ज़रूरी है। आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट्स का बहुत यूज़ करते हैं। पहले कैश यूज़ होता था। पहले हमारी मम्मीज़ जो होती थी कैश यूज़ करती थी, तो वो डायरीज़ में जो है लिख के रखती थी कि मेरा इतना कैश गया, इतना दिया, इतना लिया, तो शी हैव अ रिकॉर्ड। आज के टाइम में हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं होता, इन हैंड हमारे मोबाइल है, तो अभी आया अभी खर्च कर दिया। सेकेंडली बहुत बार हम इमोशनल बाइंग करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल इमोशंस हैं कि लेना है तो बाय कर रहे हैं उस चीज़ को। खास करके मेरे को लगता है लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है। लड़कियों के साथ तो है, लड़कों के साथ भी होता है ये। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लड़के भी बहुत, लड़कियों के लिए ठीक है इमोशनल बाइंग करते हैं, बट अगेन लड़कों के साथ भी उनके अपना मतलब जो है एक रहता है कि उनको क्या बाय करना है। ठीक है ना, तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा हम पीयर प्रेशर में बहुत रहते हैं। आज उसके पास iPhone 17 आ गया तो भाई अब तो लेना पड़ेगा, है ना। या फिर उसके पास ये गाड़ी है तो आज तो लेनी पड़ेगी। मेरी क्या प्रायोरिटीज़ है, मेरी क्या ज़रूरत है, मेरे क्या गोल्स हैं, मैं उस चीज़ को अगर आज कर लेती हूँ तो क्या मैं उसको अफोर्ड कर पाऊँगी कुछ सालों, क्योंकि आजकल लोन्स तो इन हैंड ही है। आपका एक बार सिबिल थोड़ा सा बन गया तो आपको रोज़ कॉल आना लग जाएंगे, आप इतने का ले लो, लोन ले लो। या फिर अगर कार लेनी है तो लोन है, घर लेना है तो लोन है, आईफोन पे भी लोन मिलता है, बिल्कुल, है ना। आईफोन, हर चीज़ पे आपको, फ्रिज, गाड़ी। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आज जिस चीज़ को आप लोन ले रहे हो उसकी भी इंटरेस्ट जाता है। ठीक है ना, जब आप लोन ले रहे हो तो उस पर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप उस इंटरेस्ट को अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और अगर आप उसे रीपे कर रहे हो तो वो आपकी सैलरी पे, आपके फाइनेंसिस पे कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालेगा। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती है, जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको हेल्प कर सकता है बताने में। तो मैम जैसे अभी आपने एफडी की बात करी, तो पहले तो मैं ये पूछूंगी कि अगर आपने कहा जैसे कि एफडी जो है वो उतना फ़ायदा नहीं देती है, तो फिर एफडी मतलब आपके हिसाब से नहीं करनी चाहिए? लेट्स से, मैं ऐसा नहीं कहती एफडी नहीं करना चाहिए। देखिए, एफडी के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो बहुत कॉमन आजकल ऑप्शन हमारा है वो है म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी आजकल हर जगह हो रहा है। एसआईपी सही है। हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह पे आप कहीं पे भी जाके अपना एसआईपी रजिस्टर करा सकते हो, कर सकते हो। बट अभी पहले तो हमें डिफरेंस समझना है कि एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। एफडी एक गारंटीड प्रोडक्ट है। आपको उसने बोल दिया कि मैं 7% दूंगा तो वहाँ से 7% आएगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको देना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड जो होता है मार्केट ड्रिवन होता है। म्यूचुअल फंड में भी दो चीज़ें होती हैं, एक इक्विटी और एक डेट। इक्विटी का मतलब है आप
शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। डेट का मतलब जैसे कि होता है लोन या किसी को आप उधार देना। आप इसमें क्या होता है डेट में कि आप कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये बोलते हैं कि आप हमें पैसा दो और उस पैसे पे हम आपको इंटरेस्ट देंगे। शेयर्स में क्या होता है, आपको प्रॉफिट आता है, कंपनी का आपको ओनरशिप मिल जाता है, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी आपसे शेयर करेगी। यहाँ पे आप डेट में क्या होता है कि आप जो है कंपनी को अपना पैसा देते हो और वहाँ पे कंपनी जो है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है। अब अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वहाँ पे तो बहुत सिक्योरिटी होती है कि आपका पैसा आएगा, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो डिफॉल्ट करती है, कई बार करा भी है ऐसे पीछे, बट वहाँ पे एक थोड़ा सा सेफ है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल इक्विटी में अगर बात करें तो। ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूचुअल फंड और इक्विटी, म्यूचुअल फंड में और आपका एफडी में एक डिफरेंस हो गया, गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। सेकेंडली म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है। अब म्यूचुअल फंड भी एक म्यूचुअल फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे कि लार्ज कैप फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड्स कौन से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं। उसके बाद मिड कैप फंड्स होते हैं जो कि उससे आपकी बड़ी कंपनी से जो अभी ग्रोइंग स्टेज में कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करती है। देन स्मॉल कैप कंपनीज जो कि स्टार्टअप्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा आपके सेक्टर फंड्स होते हैं। सेक्टर फंड्स मतलब कि जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, या फिर आपका टेलीकॉम सेक्टर होगा। ये अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। दो चीज़ें, या तो आप इन चीज़ों की नॉलेज ले लो या आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अप्रोच करो। अब जैसे मैंने बोला म्यूचुअल फंड क्योंकि रिस्की है, मार्केट ड्रिवन है। अब हम कहते हैं उस क्वेश्चन पे आते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम तीन चीज़ों को देखते हैं, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और विलिंगनेस को। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि मैं रिस्क ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। लेट्स से मेरी सैलरी 20,000 है, मैं शायद उसमें से 2,000 रुपये का भी लॉस नहीं बेयर कर सकती। ठीक है, तो मेरी कैपेसिटी ही नहीं है। लेट्स से मेरी 1 लाख भी सैलरी है, तो 1 लाख से मैं अगर 2,000 भी चले जाएंगे तो वो मेरा ठीक है, मैं उतना बेयर कर सकती हूँ। बट 20,000 की सैलरी में मैं 2,000 रुपये नहीं लॉस कर सकती। ठीक है, विलिंगनेस का मतलब है मेरी 20,000 सैलरी है बट मुझे लगता है कि नहीं, मैं 2,000 का लॉस भी बेयर कर लूँगी। मतलब मेरी ये विलिंग है, अपना मन है कि मैं कर लूँगी। बट 1 लाख की सैलरी होने के बाद भी मेरा मतलब नहीं मन है कि मैं 2,000 भी लॉस करूँ। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी होती है। अब जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, लेट्स से मेरी 20,000 ही सैलरी है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है आज से 10 साल बाद, मेरा प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा बट अभी मैं उस पैसे को रिस्क पे नहीं डाल सकती। तो आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर एफडीज। शायद आपका गोल पूरा ना हो बट आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट रिस्क ड्रिवन है। उसके लिए आपको टाइम और कैपेसिटी दोनों चाहिए। तो एफडी खराब चीज़ नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आप उस रिस्क को ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर मेरे गोल्स ही बड़े हैं तो फिर ऑब्वियसली मुझे बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, बट नहीं, अगर मैं उस चीज़ को नहीं बेयर कर सकती लॉस को, तो मुझे एफडी कराना चाहिए। एक गरीब आदमी अगर मार्केट में जाता है और लॉस कर देता फिर वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो एफडी खराब नहीं है, बट आपको अपना सिचुएशन देखना होगा। एंड आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स और लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी, उनका माइंडसेट भी यही रहा होगा, इसलिए भी वो एफडी पे चल रहे हैं। ओके तो मैम साथ में एक बात और, जैसे आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, लोगों को मदद करती है, समझाती हैं कि कैसा मनी इन्वेस्ट करना है और कैसे सेव करना है। तो आपके एक्सपीरियंस में कौन सी जो एक कॉमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिससे लोग ज़्यादा जूझ रहे हैं? अगर कॉमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात करें तो लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आज यही है, पैसा बचता नहीं है। सेव की तो है कि कहाँ सेव करें, वो तो ऑप्शंस में है, बट पैसा बचता नहीं है। तो अल्टीमेटली अगेन उसका यही एक सल्यूशन है कि आपकी लेट्स से 50,000 सैलरी आई, आपने उसमें से 2,000, 5,000, 10,000 जो भी उसमें से पैसा बचाना था आपने बचा के, जो बच गया उसमें से 40,000 अब उसमें से स्पेंड किया। क्योंकि पैसा तो खर्च करने पे आओ तो कितना भी आ जाएगा कम है, बट मेरे को अपना बजट देखना होगा ना। तो पहले आप अपनी उसमें से सेविंग निकाल लो। सेविंग आपका चाहे 2,000 हो, आपके जो भी आपका कैपेसिटी है, आपका 2,000, 5,000, 10,000 हो सकता है, आप 20,000 भी कर सकते हो। जो भी आप उसको पहले आप चाहे एफडी में डालो चाहे म्यूचुअल फंड में डालो, आप उसको पहले सेव कर दो। सेव करने के बाद जो बचता है उसमें से आप स्पेंड करो। हो सकता है थोड़ा कम होगा, बट ऑब्वियसली अगर आपको अपना कॉर्पस बनाना है या आपको अपना एक अमाउंट बनवाना है आगे जाके कि मेरे पास इतना पैसा हो,
तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन ही है। आज हम लेट्स से वेट लॉस भी करते हैं या फिर डाइटिंग भी करते हैं, तो हम यही करते हैं ना, खाना थोड़ा कम खाते हैं, तो वो एक डिसिप्लिन ही है ना हमारा, तो वो डिसिप्लिन में हमें रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आपने डिसिप्लिन से बात करी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डिसिप्लिन से रिलेटेड था कि अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, पैसा सेव करना है, तो उसके लिए नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है या फिर डिसिप्लिन? नॉलेज ज़रूरी है, बट क्योंकि नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आज आप इस महीने 5,000 करोगे, अगले महीने वो 5,000 के आप 10,000 करके खर्च कर दोगे। तो इस पिक्चर में जो डिसिप्लिन की उससे आता है म्यूचुअल फंड में SIP। SIP जैसे आपने सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये क्या है, जैसे हम EMI कोई भी चीज़ लोन पे लें तो हम EMI पे करते हैं। EMI क्या होता है, ऑटोमेटिकली हर महीने हमारे अकाउंट से वो अमाउंट जो है डेबिट हो जाता है। म्यूचुअल फंड में भी ये होता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करें, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, आप अगर SIP ऑप्ट करते हैं तो आप एक अमाउंट से करते हैं। लेट्स से मैंने 2,000 रुपये से ऑप्ट करा, ठीक है। अब क्या होगा, मैं कंपनी में रिक्वेस्ट दे दूंगी, मेरे को डायरेक्टली कंपनी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत से कंपनी के खुद ऑनलाइन जो है पोर्टल्स हैं, ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे एडवाइज़र हैं जो आपको ये करवा देंगे। वहाँ पे उनकी कुछ रजिस्ट्रेशंस होती हैं, जैसे कि आपका KYC जो बोलते हैं, और KYC भी अब ऑनलाइन ही हो जाता है। आपको उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपका KYC रजिस्टर हो गया, आप फिर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP की बात करें, जैसे 2,000 रुपये की SIP करनी है, मैंने 2,000 का SIP का रिक्वेस्ट दिया। अब हर महीने 2,000 रुपये मेरे अकाउंट से डेबिट होके ऑटोमेटिकली जिस भी स्कीम में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है कि हर महीने वो जाएगा। तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन आप शायद नहीं क्रिएट कर सकते, तो SIP आपको डिसिप्लिन भी क्रिएट करता है। ओके। तो मैम SIP की जैसे अभी बात चल रही है, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस का भी बहुत सारों को क्वेश्चन होगा, और क्योंकि हम बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं फाइनेंस में, फंड्स में, इन सबसे रिलेटेड, तो SIP के लिए ऑप्ट करना मतलब बेटर ऑप्शन है या फिर नहीं? देखिए, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, क्योंकि हम जब मार्केट में आते हैं, जब म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो हम ट्रेडर हुए। इन्वेस्टर हम तभी होते हैं जब हम लॉन्ग टाइम रहते हैं। लॉन्ग टाइम जैसे कि 5 साल 10 साल। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल 10 साल, और लेट्स से आज में 2 ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे हम SIP की बात करें, इसमें एक ऑप्शन भी होता है लमसम का। लमसम मतलब इकट्ठा पैसा डाल देना। अगर आज मेरे पास 2 लाख रुपए या कोई भी एक अमाउंट लमसम है तो मैं उसे डाल सकती हूँ, लमसम में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे पास वो इकट्ठा अमाउंट भी होना चाहिए। बिल्कुल। अब वो 2 लाख रुपए डालने के बाद मुझे जो भी मैंने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है उसके कुछ टेन्योर्स होते हैं, जैसे हम बताते हैं, जैसे लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करो तो एटलीस्ट आप 3 साल तो इन्वेस्ट करो रहो उसमें। अगर आप मिड कैप में कर रहे हो तो कम से कम 5 साल रहो। अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हो तो कम से कम आप 10 साल रहो, ताकि आपके लॉस के जो चांसेस है वो बिल्कुल नीचे हो जाए। क्योंकि क्या होता है, देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आज मैं एक शुगर लेने जाती हूँ, चीनी लेने जाती हूँ। आज मैं चीनी खरीदती हूँ 50 रुपये की, मैं 3 दिन बाद जाऊँ, हो सकता है चीनी 48 की हो जाए। मैं महीने बाद जाऊँ, हो सकता है 47 की हो जाए। बट मैं आज से अगर 2 साल 3 साल बाद मार्केट में देखूंगी तो चीनी का रेट 60-70 रुपये होगा। तो ये होता है चक्कर लॉन्ग टर्म में रहने का। अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हो, ग्राफ जो कभी भी मार्केट का जाता है वो अप डाउन जाता है, बट अगर आप ग्राफ देखो उसमें लॉन्ग टर्म में, तो वो सीधा ऊपर ही जा रहा होता है। जैसे मार्केट 2008 में 8,000 था, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो 2000 में अगर क्रैश होके भी 8,000 पे था, आज 82,000 पे है। अभी भी लास्ट इस साल से 2 साल से फ्लक्चुएट ही कर रहा है, बट अगेन अगर आज से 3 साल बाद देखेंगे तो 82,000 पे नहीं होगा, वो अगेन इंक्रीज होगा। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। तो जब हम लमसम की बात कर रहे हैं तो लमसम हो चाहे SIP, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना। पहले SIP तब करते हैं जब हमारे पास फंड्स जो आते हैं, जैसे मेरी सैलरी आ रही है हर महीने, मुझे चाहिए मैं हर महीने सेव करूँ, तो SIP उसके लिए बहुत अच्छा है। हर महीने एक अमाउंट का रिक्वेस्ट दे के वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो है डेबिट होता रहेगा। ओके। तो मतलब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ या जेनजीज की बात करूँ, जो अभी लाइक 22 ईयर्स या चलो 22 से हम लेते हैं, 22 ईयर्स से आगे के बच्चे हैं जो अभी मतलब नया नया इसमें ज्वाइन हुए हैं या जो काम करना सीख रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको SIP के लिए मतलब जाना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से? अल्टीमेटली क्या होता है, एज पेरेंट्स भी अगर बात करूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का 18 से पहले ही SIP करते हैं।
वो अच्छा। माइनर अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स पे कर रहे होते हैं और बच्चे के गार्डियन जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, और बच्चे के जो है 18 साल तक हो रहता है। 18 साल के बाद वो अकाउंट बच्चे के पास आता है, बच्चा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। आइडली तो आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। जैसा लेट्स से मेरा जॉब आज लगा, आज से अगर मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद बहुत अच्छा कॉर्पस होगा। यहाँ पे रिटर्न का गेम नहीं होता कि कितने रिटर्न आ रहे हैं, 15%, 20, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे 20% आ गया, 30% आ गया। यहाँ पे रिटर्न का गेम नहीं है, यहाँ पे है जितना लंबा हम इन्वेस्टेड रहेंगे। वो क्यों है? वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब क्या होता है, लेट्स से मैंने आज 100 रुपये इन्वेस्ट करा, अब उस 100 रुपये पे एक साल पे मुझे 10% जो है इंटरेस्ट आया, अब वो हो गया 110 रुपये। अब मुझे वो 100 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अब मुझे 110 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, ये पैसा बढ़ता है, और इस पे जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता है ना, वो कंपाउंडिंग है। तो इससे आप एक्चुअली 1000 रुपये में 30 साल, अगर आप 30 साल इन्वेस्टेड रहे, 1000 रुपये अगर हर महीना आप लगाते हैं और आप 30 साल तक हर महीना 1000 रुपये लगा रहे हैं, 30 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 करोड़ रुपये मिलेगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो आप जितना ज़्यादा जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों में ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ही नहीं, किसी में फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अर्निंग शुरू करते तो हमारे फोकसेस क्या होते हैं, चीज़ें कलेक्ट करने का। बट अगर हम अपनी सेविंग्स को रखें तो हमारा लॉन्ग टर्म में छोटा अमाउंट भी बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। एंड आई गेस ये अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद भी अगर अपनी बात करूँ तो इस चीज़ों में फंसी हुई रहती हूँ कि भाई कैसे सेव करूँ, अगर सेव भी करूँ तो इतना तो है भी नहीं जितना सेव करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे छोटा अमाउंट है लेकिन इन्वेस्ट करो, है ना। और म्यूचुअल फंड आपको बता देती हूँ, सिर्फ 500 रुपीज़ से भी शुरू होता है एसआईपी जो है। इनिशियल अमाउंट सिर्फ 500 रुपीज़ है। इवन लेट्स से कल को आपका जॉब नहीं है, क्योंकि लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि मैंने एसआईपी कर दिया, अब क्या मुझे हमेशा देना ही पड़ेगा, मेरी जॉब नहीं है तो मुझे क्या कर सकते हैं। लेट्स से आपने एसआईपी किया, आपका जॉब नहीं है या किसी भी वजह से आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट प्लेस कर दो म्यूचुअल फंड में कि मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता। उसमें भी आपको 3 महीने से, किसी कंपनी में 3 महीने, किसी कंपनी में 6 महीने का पॉज मिल जाता है। अच्छा, आपको पॉज मिल जाएगा, उसके बाद फिर 6 महीने बाद फिर वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगी। या फिर आपको रोकना ही है तो वो आप उसको रोक भी सकते हो। दूसरी बात, अब लेट्स से इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी है तो मैं क्या करूं, मैं फिर उस पैसे को निकाल के यूटिलाइज भी कर सकती हूँ। इमरजेंसी से मुझे एक और चीज़ ध्यान आया कि हम जब भी सेविंग्स की बात करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमें एक थोड़ी सी कैटेगरी जो कैटेगरी वाइज ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमें इमरजेंसी फंड्स या कंटिजेंसी फंड्स जो बना के रखने चाहिए। जैसे आपने बोला मैं जॉब करना शुरू कर रही हूँ, आज मेरी सैलरी शुरू हो गई, अब लेट्स से मैं जॉब तो कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रही हूँ, ठीक है, बट अगर लेट्स से कल को मेरी जॉब ना रहे तो मैं अपने एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए जो मेरे आज की जो सैलरी है उसके हिसाब से मेरे जो 6 महीने के एक्सपेंसेस होंगे उसका एक अलग फंड बना के आप चाहे उसे बैंक में रखो, चाहे कहीं पे भी आप एक रखो कि गॉड फॉरबिड कल को अगर आपकी जॉब नहीं होती है तो आप उसको एटलीस्ट 6 महीने के टेन्योर तक आपको जॉब मिल जाएगा, तो आप उसको यूटिलाइज कर दो। इमरजेंसी फंड का भी बहुत बड़ा रोल है। आप म्यूचुअल फंड में मत रखो क्योंकि मैंने बताया वहाँ तो टेन्योर होता है, आप बैंक में रखो। वो इमरजेंसी फंड जो होता है लिक्विडिटी, मतलब आपको तुरंत पैसा निकल जाए, वो होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड का बहुत बड़ा जो है एक रोल है। आपको इन्वेस्टमेंट से पहले भी आपको इमरजेंसी फंड जो है वो आपका क्रिएट करके रखना चाहिए। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक चीज़ और बोलूँ कि इमरजेंसी फंड तो है, दूसरा हमारे पास जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है डिजीज़ की। तो आपको आपके साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना बहुत ज़रूरी है जी। अपार्ट इन्वेस्टमेंट से पहले, आप हम एसआईपी करने से पहले भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं, और क्या होगा जब आप बीमार पड़ोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, अल्टीमेटली वी डोंट हैव गुड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, प्राइवेट में जाओगे वहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट ही यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो बेटर है हेल्थ इंश्योरेंस ले लो एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। और मैम इमरजेंसी फंड से एक सवाल और मुझे आपसे पूछना है कि कितना इमरजेंसी फंड जो है वो मैक्सिमम जो है कितना रखना चाहिए इंसान? देखो, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने बोला, मेरी सैलरी लेट्स से 50,000 है और मेरा महीने का कर्ज जो है 30,000 रुपये है ही है। अब 30,000 को मैं अगर जब 6 से डिवाइड करूँगी बनेगा 1,80,000 रुपये। मेरे बैंक अकाउंट में 1,80,000 रुपये होना चाहिए। ये वो पैसा है जिसे मैं तब टच करूँगी जब मेरी जॉब नहीं होगी।
तो ये एक आइडल अमाउंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जॉब ढूंढने में आपको हो सकता है 1 महीने में मिल जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम भी ले, और हो सकता है ज़्यादा भी लगे, बट एटलीस्ट जो पीरियड है मेरे पास 6 महीने का, वो मेरे को प्रेशर ना लगे कि मैं कहाँ से करूँ उस चीज़ को, कहाँ से मैनेज करूँ। बिल्कुल। और मैम आपने जैसे अभी इंश्योरेंस की बात करी, आपने तो कह दिया कि इंश्योरेंस कर लो और ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है आज के भी टाइम में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जाना चाहते उस तरफ। क्यों ऐसा है माइंडसेट अभी भी लोगों का कि हमें माइंडसेट इंश्योरेंस नहीं करवाना, लाइफ इंश्योरेंस ये सब है, ये है, वो है, मतलब अभी भी, मतलब मैं तो बहुत लोगों से सुनती हूँ कि नहीं इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे। मेरी दादी ऐसे बोलती थी कि बिल्ली जो है मुसीबत देख के मुंह छुपा लेती है, मतलब उसे लगता है आएगी ही नहीं। तो लोगों का एक्चुअली वो माइंडसेट होता है, उन्हें लगता है हम तो बीमार पड़ेंगे नहीं, बट जब बीमार एक्चुअल पड़ते हैं ना, हॉस्पिटल के एक्चुअली एक्सपेंसेस इतने हैं। आपका आपका आईसीयू में एडमिट हो गए तो अलग है, आपके टेस्ट हो रहे हैं वो अलग है। तो लोगों को ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है अरे बीमार नहीं पड़े तो पैसा वो वेस्ट हो जाएगा। आइडली कई बार क्या होता है ना, घर में भी मतलब कुछ मैंने देखे हैं लोग ऐसे दवाई ले आते हैं तो बोलते हैं अरे वेस्ट होगी, खाई तो है नहीं। हाँ, तो मतलब आपको ये नहीं चिंता है कि आप बीमार नहीं पड़े, वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए। आपको ये चिंता जो आप दवाई लाए थे वो वेस्ट होगी, तो अल्टीमेटली नहीं यूज़ होते वो ज़्यादा अच्छा है ना। बिल्कुल। तो हेल्थ से तो बड़ा कुछ है नहीं, बट अगर आप, मैं फिर से यही बोलूँगी, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हो, अल्टीमेटली आपका जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, आपके पैसे पे आएगा। कितने लोग होते हैं जो कि अपना घर बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के जो है हॉस्पिटल्स के बिल देते हैं। बिल्कुल। आजकल बीमारियां इतनी बड़ी बड़ी है, कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है। आपका यहाँ पे AQI पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, हर चीज़ में आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, आप हवा अच्छी नहीं ले रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आए दिन। तो आप कैसे बिलीव करते हो कि आप ठीक ही रहोगे? जो है चलो गॉड ग्रेस है, बट स्टिल आपको आप ऐसा तो नहीं करते ना कि आप अपने घर में सामान रख के दरवाज़ा खुला छोड़ देते कि चोर तो आएगा ही नहीं। तो वो ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। तो मैम जैसे अभी हम सारी बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल बातें हैं, और इन सब चीज़ों के लिए मेंटली भी प्रिपेयर होना और इमोशनली भी उतना प्रिपेयर होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। अगर हम साइकोलॉजिकल वे में बात करें तो मिडिल क्लास लोग जो, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा माइंडसेट से बन चुकी है या फिर रियल में उतनी प्रॉब्लम है तभी हो रहा है ऐसा? मिडिल क्लास, पैसे को लेकर मिडिल क्लास लोगों के साथ। मिडिल क्लास लोगों के एक्चुअली क्या होता है ना, हम जिस सराउंडिंग में बैठते हैं ना, हम वैसा सोचने शुरू कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग जो अक्सर जो बैठते हैं, आपने वो देखा होगा कहाँ बैठते हैं, वो आंटीज़ होती हैं जो सर्कल से बैठी होती हैं। अब क्या प्रॉब्लम होता है कि जो हमने देखा होता है हम उसी को रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। उस आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया मेरे घर में, फिर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अरे उसके साथ हुआ है तो शायद मेरे साथ भी, मेरे घर में भी ऐसे प्रॉब्लम। तो ये साइकोलॉजिकली है। सबसे पहले तो मिडिल क्लास बच्चों को, मिडिल क्लास पेरेंट्स को, मिडिल क्लास इंसान को या किसी भी इंसान को अपना सर्कल इम्प्रूव करना चाहिए। आपके पास सर्कल इम्प्रूव करने के लिए बहुत होता है। आप जिन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या है। पैसा जो होता है ना, एक्चुअली बोला जाए तो आपको अट्रैक्ट करते हैं आप पैसे को। बिल्कुल। लोग बहुत माइजर होते हैं, मतलब कंजूस होते हैं, इस पे पैसा नहीं खर्च करना, उस पे पैसा नहीं खर्च करना। बहुत लोग होते हैं मतलब पैसा अगर देखा जाए एज अ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ये कोर्स नहीं करूँगा क्योंकि इसमें पैसा खर्च होगा, बट आप उसका पॉजिटिव साइड नहीं दे। आप अगर किसी कोर्स को करके अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप पैसा ही कमाओगे। जैसे हमारी शुरू में बात हुई, पैसा कमाना सब जानते हैं, बचाना नहीं जानते, बट अल्टीमेटली आपको पता है पैसा कमाना भी नहीं जानते लोग। सही बात है। हमारे पास सिर्फ एक सोर्स नहीं होना चाहिए इनकम का, हमारा जॉब है, उसके पास भी हमारे पास मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। तो हम जिस सर्कल में बैठे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं। आप मनी को लेके लोग सोचते हैं पैसा बचा लिया जाए, पर पैसे को एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी पहले जो ममाज होती, क्योंकि पहले इतना नॉलेज नहीं था, तो वो सेव करती थी पैसे को। पैसे सेव, देखो सेव करना क्या होता है, जिसपे कोई रिटर्न, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैंने 1000 रुपये उठाए और लॉकर में डाल दिए, अब वो 1000 रुपये आज से 10 साल बाद भी 1000 रुपये ही रहेंगे, बट मैं यही 1000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो वो 1000 का शायद 2000 हो जाए। वो मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, वो मम्मीज वगैरह का वो कमेटी सिस्टम वगैरह चलता सिस्टम था। आज भी ये मम्मीज का, मतलब मैंने नॉलेजेबल लोग देखे जो कमेटीज अभी भी चलता है। अभी भी चलता है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बस वो लकी ड्रॉ टाइप्स है कि अगर जल्दी निकल गया तो वी आर इन अ बेनिफिट, और करना भी उस पैसे का कुछ नहीं, अगेन वो पैसा उठ के फिर लॉकर में जाएगा। तो वो चीज़ है आज भी। अल्टीमेटली लोग डरते हैं मार्केट्स में आने में, म्यूचुअल फंड में आने में, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में। तो वो साइकोलॉजिकल बहुत एक बड़ी चीज़ है, बैरियर है लोगों में।
तो मैम जैसे मेरा एक सवाल है जो मेरे ख्याल से लोग जो हैं हमारे सुन रहे हैं उन्हें भी यही चीज़ सुनना चाहते होंगे कि एक ऐसी फाइनेंशियल हैबिट जिससे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी हैबिट हो जाए जिससे हम बिल्कुल पैसा कमाना शुरू कर दें, सब कुछ आ जाए, इन्वेस्टमेंट भी, सब माइंडसेट वैसा हो जाए, लेकिन एक ऐसी हैबिट कौन सी होनी चाहिए जिससे हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अच्छी हो? फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं पैसे से इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएगा ऑनलाइन, वैल्यू रिसर्च हो गया, मनी कंट्रोल हो गया। आप मार्केट देखिए, आप पढ़िए वो क्या चीज़ें, बेसिकली ये सब हमारी किताबों में है ऑलरेडी, जो हमें 12th में 11th को जो कोर्सेज करा, जो हमारा कंटेंट होता है, जो हमारा सिलेबस होता है उसमें है, बट उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। बट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल हैबिट कैसे ठीक करनी है। मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मुझे उस चीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना कैसे है, आप अवेलेबल है पूरा कंटेंट आज, पहले तो नहीं था, आजकल यूट्यूब है, हर आपका ऑनलाइन सब कुछ है, कोर्सेज ऑनलाइन, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपको करना है, पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हो फिर आपको पता चलता है कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके हिसाब से। तो आप इनिशियली तो मैनेज कर सकते हो ना। आप जब पढ़ते भी हो ना, इवन फाइनेंशियली भी नहीं, आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ को सीखते हो। अगर मैं टेक्निकल उसमें ना भी जाऊं, अगर मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी भी बात करूं, अगर आप एक बुक भी उठा दो, एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप कभी उसको पढ़ के देखना, तो पता चलेगा कि हम पैसे को लेके कैसे रिएक्ट करते हैं। हम पैसे को लेके बहुत ही कंजर्वेटिवली रिएक्ट करते हैं कि बचाना है, बट अल्टीमेटली हम पैसा ही पैसे को बढ़ाता है। तो फाइनेंशियली वही एक चीज़ है, आपको किसी भी चीज़ को ग्रो करना है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट का भी गेम है, माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम है। ओके, तो मैम जैसे हमने पहले आपने बात करी कि हम छोटे छोटे खर्चे करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। डेली लाइफ में हम बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे, मेरे ख्याल से मैं काउंट भी नहीं कर सकती, लेकिन वो हम इग्नोर कर रहे हैं, पर फ्यूचर में जाके वो कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए बन सकती है या नहीं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? छोटे छोटे खर्चे, अब हमारे छोटे छोटे खर्चे कौन से होते हैं? जोमेटो, स्विगी सबसे बड़ा, ऑनलाइन डिलीवरीज सबसे बड़ा हमारा जो खर्चा है वो यही है। हम कार और घर पे तो बहुत बाद में जाएंगे। जो मेरे ख्याल से हर एक अगर एक नॉर्मल हाउस होल्ड है, जोमेटो स्विगी अगर करता है, जोमेटो स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सभी अगर करता है, ग्रॉसरीज जो हम आजकल घर पे मंगा लेते हैं, तो उसका खर्चा ही 1000-1200 रुपये आसपास कुछ आता है। बट यही हम अगर मार्केट में जाके परचेज करें तो उतना ज़्यादा उसमें ऑब्वियसली डिफरेंस हमें दिखता है, क्योंकि आप अगर भी कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स पे देखो, आपकी उनकी हैंडलिंग फीस होगी, कन्वीनियंस फी होगी, सरचार्ज होते हैं, रेंज सरचार्ज आता है। बट हमें क्या करना है, घर पे बैठ के मंगाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये हैबिट ठीक करनी होगी कि ऑनलाइन तब होना चाहिए जब बहुत कन्वीनियंस है, बट उस कन्वीनियंस का हम कॉस्ट भी पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी छोटे छोटे खर्चे कैसे बड़े हो जाते हैं, आज मंगा लिया, कल मंगा लिया, पता ही नहीं चला ऑनलाइन कितना जा रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ पता चलता सैलरी तो ख़त्म है। अब सेविंग कहाँ से होगी? तो सबसे पहले आपने सेविंग निकाल, जब आपने सेविंग करना शुरू करा, आपका फर्स्ट कोई या जो भी आपका डेट है उस पर आपका अमाउंट चला गया, अब आपको पता है आपको इसमें से ही खर्च करना है, तो आप थोड़ा सा जो है ध्यान से खर्च करोगे। इसके अलावा अगेन जो पीयर प्रेशर में नहीं आना है, थोड़ा सा इमोशनली उस चीज़ को सेंसिबली देखना है कि मुझे इस चीज़ की अभी ज़रूरत है या नहीं है। एक रूल होता है, एग्जैक्टली मुझे भी याद अभी नहीं आ रहा, बट अगर आप उस चीज़ को, जो आपको चीज़ चाहिए उसको आप थोड़े दिन छोड़ दो, आपको अगर कुछ दिन बाद फिर भी लगता है ना ये मुझे चाहिए, तो वो आपकी एक्चुअल नीड होती है। बट अदरवाइज जब आप देख के वो करते हो एट अ टाइम, तो वो आपको इंस्टेंट होता है कि मुझे जो है चाहिए, तो वो आप थोड़ा सा उस पर ब्रेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर बात करें, छोटी छोटी हैबिट्स यही होती हैं, बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर आप सेव करो तो वो काम करेगा। तो मैम जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, पैसा कमाने की, पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंस रखता है? फाइनेंशियल फ्रीडम तो आजकल मतलब हलवे जैसा हर जगह है ना, हर किसी को 30 की उम्र में या 40 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाना है ना। बट फाइनेंशियल फ्रीडम आप तब अचीव कर पाओगे ना जब आप शुरू से डिसिप्लिन होगे, है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है एक पॉइंट पे रीच करना जहाँ पर आपको पैसा कमाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। इनिशियली आपको जो है उस चीज़ के लिए, आपका जब पैसा आपके लिए काम करने लगे तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी एक पॉइंट पे लेट्स से 30-40, लेट्स से अगर 30 ही है तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल। सिर्फ आपका जो टेन्योर होगा 10-12 साल का, जी। तो उसको आपको उतनी मेहनत करेंगे। 40 है तो थोड़ा आप उस हिसाब से देखते हो कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए। हो सकता है मुझे 10 करोड़ चाहिए, आपको 20 चाहिए। अगर आपको 20 चाहिए तो आपको मेरे से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली आपका मतलब यही है कि एक पॉइंट पे जब आपको पैसा खुद कमाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका पैसा आपके लिए काम करे। इसके जैसे वेरियस दूसरे अलग अलग तरह के जो आपके सोर्सेज होते हैं, वो जैसे आपकी रेंटल इनकम आ रही है, आपके म्यूचुअल फंड से आपको कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, आपके शेयर से आपको पैसा आ रहा है, आपने कोई बिजनेस लगा दिया उससे आपको इनकम आ रही है, जहाँ पे आपको अब काम नहीं करना पड़ा, आपने जो सेटअप करा उससे आपको ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगेन डिसिप्लिन से ही अचीव होती है। पैसा लगाने से पहले पैसा कमाना ज़रूरी है, और पैसा कमाने के लिए आपको जो है अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। हम में से मैक्सिमम लोग जो होते हैं अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते। एक बार जॉब में घुस गए तो पैसा कमा ही रहे हैं, बट हमें स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है जिससे हम और पैसा कमाएं। जब और पैसा कमाएंगे तभी उस पैसे को बचा के लगा पाएंगे ना। क्योंकि मेरे को लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग और जब पैसा मैनेज करना या सेव करने की बात आती है ना, तो सिर्फ लोग प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं कि हम कमा रहे हैं और सेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि स्किल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है और हमें स्किल्स पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैम एक सवाल मेरा और है कि अब जैसे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्या डिफरेंस है जो लाइक कॉमन ऑडियंस को या हम लोगों को पता ही नहीं है, जिसको हम स्किप कर रहे हैं, जो मेन डिफरेंस है? सेविंग का मैंने अभी बताया ही था, मैं फिर से बताती हूँ। सेविंग का मतलब पैसा सेव करना। आपने 1000, 10,000, 20,000, 40,000 जो भी आप अमाउंट उठाओ, आपने उठा के लॉकर में डाल दिया, उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं आ रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आज से आप 10 साल बाद, चाहे 40 साल बाद, चाहे एक दिन बाद, कभी भी उस पैसे को निकालोगे वो सेम अमाउंट ही होगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपने जो 10,000 रुपये या 1,000 रुपये लगाया, आज से अब जब 10 साल बाद निकालोगे उस पर आपको रिटर्न आ रहा होगा, वो 10,000 जो है 15,000, 20,000 बन चुका होगा। ठीक है। अब सेविंग का प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने जैसे बोला इन्फ्लेशन। अगर आपने 1,000 रुपये भी 10 साल के लिए अंदर छोड़ दिए, आज से 10 साल बाद 1,000 रुपये की क्या वैल्यू होगी? आज जो आप 1,000 रुपये में सामान खरीद सकते हो, आप 10 साल बाद वो 1,000 रुपये में आएगा ही नहीं। और कंपनीज ऐसी ही करती है ना कि पहले तो ये होता था प्राइस इंक्रीज हो जाता था, आजकल प्राइस सेम रहता है, बट क्या होता है क्वांटिटी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये नया टैक्टिक्स है, इसी तरह से टैकल होता है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बेसिक डिफरेंस यही है, रिटर्न का। जिस चीज़ पे आपको रिटर्न आएगा आपके गोल्स के हिसाब से, तो वो इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज वो सेविंग है। ओके। तो मैम जैसे अभी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है क्रिप्टो या ट्रेडिंग साइट्स, हम बात कर लें उनकी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब अभी भी जितने लोग हैं, लाइक मुझे भी अभी पूरा मतलब नहीं पता है इसके बारे में। तो क्या ये हमारे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे फ्यूचर में चीज़ें मैनेज करने के लिए सेफ है या फिर नहीं? क्रिप्टो तो आई डोंट सजेस्ट। क्रिप्टो में देखो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं, और क्रिप्टो जो हमारा नॉर्मली बिटकॉइन से शुरू करा था, बिटकॉइन का फ्लक्चुएशंस कितना रहा, जब लोगों ने कमाना था कमाया। अब जो बिटकॉइन है ऑब्वियसली अभी न्यूज़ भी जैसा आया था पीछे फॉल पे है। बात करें ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेडर्स का काम होता है। आपके पास टाइम है कि आप मॉर्निंग में उठो, 9 बजे बैठ जाओ सिस्टम पे, 9 बजे, और 9 बजे भी नहीं एक्चुअली, सुबह के 7 बजे 6 बजे आपको सिस्टम पे बैठना है। पहले आपको बाहर की मार्केट देखनी है, फिर यहाँ का मार्केट पूरा वॉच रखना है, फिर पूरा उसको आपको रिसर्च करनी है शाम तक। फिर उस पर भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें प्रॉफिट ही कमाओगे। 99% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस में होते हैं, सिर्फ 1% जो होता है वो प्रॉफिट करता है। तो ये मार्केट का, और ट्रेडर्स का जो है अभी स्पेकुलेशन कम करने के लिए अभी के जो बजट में गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ा दिया है, ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं स्पेकुलेशन के लिए ना आए, लॉसेस ज़्यादा ना हो। तो ट्रेडिंग तो आई डोंट सजेस्ट, बट हाँ शेयर्स अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो आप अच्छा रिसर्च करके अच्छे शेयर्स को चूज़ करके उनको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं। शेयर्स में इक्विटी या शेयर्स में इन्वेस्ट करना ख़राब नहीं है, बट आप उसे एज अ पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ले रहे हो तो वो गलत है, व्हेन यू आर नॉट एज अ ट्रेडर। हाँ, अगर आपको क्योंकि ट्रेडर्स जब ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत कोर्सेज होते हैं, नॉलेज चाहिए होती है। आप अगर वो कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, ट्रेडिंग प्रॉपर कर सकते हो तो करो, कोई इशू नहीं है। बट एज अ प्रोफेशन अगर आप लेते हो, ठीक है ना। अब मैं
एज अ प्रोफेशन, मतलब किसी को एज अ डॉक्टर मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है बिल्कुल, और मैं किसी को एडवाइस करूँ तो दैट इज़ नॉट प्रेफरेबल। कुछ भी हो सकता है, मुझे तो एक लिमिटेड नॉलेज है, बट मेरा अगर प्रोफेशन में MBBS हूँ, MD हूँ और तब मैं एक प्रिस्क्राइब कर रही हूँ तो वो एक प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि क्या आ सकता है ना। तो वो चीज़ है, एज अ ट्रेडर प्रोफेशन इज़ ओके, बट एज अ नॉर्मल पर्सन या एज अ मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग है तो ट्रेडिंग मत करो। ओके। तो मैम ये तो हमने सारी बातें करी लॉन्ग टर्म की, सेविंग इन्वेस्टमेंट की, जो हमें मतलब लाइक लॉन्ग टर्म में रह के करनी चाहिए विद डिसिप्लिन। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि स्मॉल छोटे छोटे से डेली लाइफ हैक्स जिससे हम मतलब चीज़ें छोटी छोटी हों, हैक्स छोटे छोटे हों, लेकिन डिफरेंस जो है वो बड़ा क्रिएट कर सकें। सबसे पहले तो आप अपना चेक रखिए आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। मैं भी यही करती हूँ। मैं अक्सर अपना एक्सेल बना के रखती हूँ। मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी छोटा छोटा स्पेंड हुआ मैं उस एक्सेल पे रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे पता चलता है मेरी स्पेंडिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। तो ये तो एक सबसे बड़ा हैक है। जो ज़रूरी चीज़ नहीं है उसे ट्राई करें अवॉइड करने का। बाकी अगर आप एक्सेल नहीं मेंटेन कर सकते, हमारे फ़ोन में नोट्स होते हैं, व्हाट्सएप पे हमें पता होता है कि कहाँ क्या रखना है, तो वो आप एक डेली रिकॉर्ड के ट्राई करिए। जहाँ पे आपको चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल, आपका स्विगी, जोमेटो, इस पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको अवॉइड करके हम थोड़ा सा वॉक करके मार्केट में जा सकते हैं, जो हमने छोड़ ही दिया है। ग्रॉसरी लेने मार्केट में जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। अदर देन दैट एक ये जैसे दादी माँ वाला जो गुल्लक होती है, दैट इज़ बोलने के लिए ठीक है, बहुत पुराना है, बट ठीक है, आपके पास कैश होता है, आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। एट द एंड ऑफ द मंथ जो कलेक्ट हुआ आप उठा के उसे इन्वेस्ट, मतलब जो भी होगा आप उसे उठा के अपना इन्वेस्टमेंट के लिए रख दीजिए। पुराना है लेकिन इफेक्टिव पुराना है बट इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। आजकल तो वो मेरे ख्याल से आपका बॉक्स भी आ गए जिसमें 1 लाख रुपए 90 डेज कुछ होता है, जिसमें आपको 500, हाँ कुछ बॉक्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है वैसे, जहाँ पे आपको, हालांकि उसमें भी स्कैम है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन प्रॉपरली करो तो वो 1 लाख 90 डेज में, अगर आप 500 रुपीज़ रोज भी डिपॉजिट कर रहे हो तो वो 90 डेज में 1 लाख नहीं बनता, बट स्टिल उसमें भी बॉक्सेस, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। आज मैंने 100 डाले, देन यू जस्ट कट इट ऑफ, आज 500 डाले देन कट इट ऑफ, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी कर सकते हो। तो यही छोटी छोटी चीज़ें, और एक्चुअल जो चीज़ें है वो हमारी मम्मी दादी के पास ऑलरेडी है, क्योंकि मम्मी दादी से बेटर आपका फाइनेंस मैनेज हो ही नहीं सकता था। उन्होंने, मतलब जिस तरह से हमारी मम्मी दादी मैनेज करते, क्योंकि पापा पहले क्या होता था, सैलरीज जो आती थी वो कैश में आती थी, तो पापा क्या करते, सारा सैलरी लाया और मम्मा के हाथ में दे दिया। उसके बाद मम्मा ही सब पूरा मैनेज करती थी कि पापा को दिया, बच्चों के लिए करा, सब करा। और अगर कभी जरूरत पड़ी तो मम्मा के पास जो होता था वो अलग से रिजर्व भी होता था, अच्छा ये चाहिए ये लो, कर लो। तो मम्मा, ये सारे वही हैक्स हैं, बट ये हम जैसे अब ऑनलाइन जनरेशन हो गए हैं तो हम ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे खर्चों पे हम ध्यान रखें। अपना जो सेविंग है वो हर महीने करें ही करें, और अगर जैसे नहीं सेव हो रहा है तो आप कैश में करिए, फिर अपना जो अमाउंट इकट्ठा हुआ ऑनलाइन अपना सेविंग्स में डाल दीजिए। और ये बेस्ट लाइफ हैक्स हैं जो आपको हमारे पॉडकास्ट पे मिले हैं, और ये मेरे को लगता है ऐसे हैक्स करके हम बहुत अच्छा, मतलब बिग डिफरेंस ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से जब कोई भी शुरुआत कर रहे हैं वो छोटे से ही शुरू होनी चाहिए। तो मैम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं हम एक मैसेज के साथ। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी फाइनेंशियली स्टक हैं और अपने आप को लाइक बहुत किसी भी चीज़ से रिलेटेड फाइनेंस में लो फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक जगह आराम से बैठे, थोड़ा सा काम डाउन हुए, पेन पेपर लें। पेन पेपर लेने के बाद फिगर आउट करें कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बीट फाइनेंशियली, कहीं पे भी आप कहाँ स्टक हैं, ठीक है। अब देखें उन प्रॉब्लम्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप उसका क्या, क्योंकि सॉल्यूशंस हमारे पास ही है। आपके प्रॉब्लम का आप जानते हो आपका क्या एनवायरनमेंट है, आप वही सोल्यूशन देंगे। तो आप पहले देखिए, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए जो आपका अभी अर्जेंट है। हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में मतलब थोड़ा सा होता है। अल्टीमेटली पहले हमें इंपॉर्टेंट करना चाहिए, बट अभी हम प्रॉब्लम में स्टक है, तो पहले जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स है उसको ट्राई करिए रिजॉल्व करने का। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, थोड़ा सा काम होके, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स होके, थोड़ा सा पॉजिटिव होके सोचने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जब तक भगवान जी जो है बोलते हैं कि दिमाग ठीक काम कर रहा है ना, हमें सोचने समझने की कैपेसिटी है ना,
तब तक कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और बहुत सारी बातें और स्पेशली जो हैक्स हैं वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, दोबारा मुलाकात होगी और मैं चाहती हूँ कि हम आपसे और डीपली डिस्कशन करें Definitely. फंड्स को लेके, फाइनेंस को लेके, टैक्स को लेके। और अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा, और हाँ सबसे ज़रूरी कि आप समझ पाए होंगे कि पैसा कमाने के साथ साथ बचाना भी कैसे है, तो इस चैनल को, इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।